गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से साइंस के क्लास में हाजिर हैं और चैप्टर 1 ही पढ़ेंगे और आज कोशिश करेंगे कि चैप्टर 1 को क्लोज कर दें। आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉप फार्मिंग, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्रॉप फार्मिंग होता क्या है, पहले इसको समझें। हम लोग आसपास में देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट ग्रो करते हैं नेचुरल तरीके से ग्रो किए हुए बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिसमें फ्रूट भी होते हैं, वेजिटेबल भी होते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये नेचुरल ग्रो करने वाले प्लांट हमारे फूड की जो डिमांड है उसको पूरा कर पाता है? तो हम कहेंगे कि नहीं। हमारा जो पॉपुलेशन है हमारे इस दुनिया में इंसान का, इवन के साथ में एनिमल्स को भी आप ऐड कर दें, क्योंकि एनिमल्स को भी तो फूड चाहिए कि ज़िंदा रहने के लिए। तो इंसान और एनिमल्स की जो नीड है, क्या उस नीड को ये नेचुरल प्लांट जो नेचुरली ग्रो करता है वो फूड को पूरा कर सकता है? तो हम कहेंगे कि नहीं कर सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंस पॉपुलेशन है कि हम सिर्फ उस फ्रूट प्लांट्स पे या वेजिटेबल प्लांट पे ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्रॉप फार्मिंग करते हैं। उसी को पूरा करने के लिए हम लोग फूड की नीड को पूरा करने के लिए क्रॉप फार्मिंग करते हैं। तो क्रॉप फार्मिंग होता क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल टू गेट फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजम्पशन इज कॉल्ड क्रॉप फार्मिंग। जब हम लार्ज स्केल पे यानी बड़े पैमाने पे हम किसी प्लांट्स की खेती करते हैं तो उस प्रोसेस को क्रॉप फार्मिंग कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज नोन एज कल्टीवेशन। और क्रॉप के ग्रो करने के प्रोसेस को हम कल्टीवेशन कहते हैं, है ना। सिंपल खेती जो बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। अब कहता है कि क्रॉप ग्रो कैसे करता है। लार्ज स्केल पे हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं। हम जानते हैं कि क्रॉप ग्रो करने के लिए उसका फेवरेबल कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हर क्रॉप के लिए, अलग अलग क्रॉप के लिए क्लाइमेट और सॉइल और अमाउंट ऑफ वाटर अलग अलग होता है। जैसे गेहूं की खेती करनी है तो उसका क्लाइमेट कंडीशन अलग होगा। चावल की खेती करनी है तो उसका क्लाइमेट कंडीशन अलग होगा, है ना। उसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेज़ है, बार्ली है, ये सब चीज़, सब की जो खेती होती है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन सबका अलग अलग होता है, सॉइल टाइप अलग अलग होता है। तो हमने इसको दो पार्ट में आपके डिवाइड किया गया है क्रॉप की खेती को, है ना। क्रॉप को क्रॉप्स डेट आर ग्रोन इन विंटर आर नोन एज रबी क्रॉप्स। जो खेती हम लोग ठंडे में करते हैं, जैसे आपको व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये क्या होता है, जाड़े के मौसम में इसकी खेती ज़्यादा की जाती है। तो इसको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं, हिंदी में रबी फसल भी बोलते हैं, है ना। तो रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर। ये कब से कब तक होता है? नवंबर से लेकर के अप्रैल के बीच में। यानी कि नवंबर के स्टार्टिंग में इसका बीज बोया जाता है खेतों में, और अप्रैल आते आते इसका फसल तैयार हो जाता है। यानी टोटल ड्यूरेशन जो होता है नवंबर से अप्रैल का होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया व्हीट, बार्ली एंड मस्टर्ड, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको बताया गया है कि रबी क्रॉप जो है वो ठंडे के मौसम में होता है, नवंबर से अप्रैल के बीच में, ठीक है। दूसरा पार्ट है, आप इधर देख पाएंगे, खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ फसल। ये गर्मियों में होता है। ये कब होता है? गर्मियों में। ये होता है जून से अक्टूबर के बीच में। यानी कि जून के टाइम में, महीने में इसकी बुआई होती है, बीज गिराया जाता है, और अक्टूबर में
इसकी कटाई हो जाती है, यानी हमारा फसल तैयार हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है बाजरा, ज्वार, राइस, मेजी एंड कॉटन। जो लोग इसकी खेती करते हैं, बाजरा, ज्वार, राइस, मेजी एंड कॉटन, इसको आपको गर्मी में ही करना होता है। जून में डालना पड़ता है, इसकी खेती स्टार्ट करनी होती है, अक्टूबर तक हमारा ये फसल तैयार हो जाता है। ठीक है, उसी तरह ये तो हो गई इसकी बात, खेती की बात, जिसमें हम क्रॉप की खेती करते हैं, है ना। अब वेजिटेबल में भी दो तरह का होता है, सीजनल होता है। वेजिटेबल में भी कुछ फसल होते हैं, वेजिटेबल होते हैं जो आपको ठंडे में मिलता है ज़्यादा, और कुछ गर्मी में मिलता है। जैसे ठंडे में मिलने वाला वेजिटेबल कौन कौन है? कैरोट्स, है ना, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इधर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, कैरोट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीज, बीन्स, पोटैटोज। ये सब क्या होता है, विंटर के मौसम में यानी जाड़े के मौसम में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है और ज़्यादा हमको इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसको फेवरेबल कंडीशन विंटर में ही मिलता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वेजिटेबल लाइक ओकरा, ब्रिंजल, गार्ड, ये सब जो है गर्मियों का फसल कहलाता है। ये गर्मी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स ऑफ समर। ठीक है, अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, ये तो हो गई जो हम व्हीट या राइस का क्रॉपिंग करते हैं, है ना। अब आते हैं फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट्स भी हमारे ज़िंदगी का एक अहम फूड है, सबसे इम्पोर्टेंट फूड में से है, जिसको हेल्दी फूड के नाम से जानते हैं। तो फ्रूट्स को भी हम प्लांटेशन के ज़रिए लार्ज लेवल पे हम प्लांटेशन करते हैं और उससे फ्रूट हासिल करते हैं। अगर नेचुरल तरीके से जो फ्रूट का पौधा निकलता है उस पर अगर डिपेंड रहेंगे तो हम अपने फ्रूट के डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्रूट को भी हम लार्ज लेवल पे प्लांटेशन करते हैं, और इसलिए उसको जो हम क्या कहते हैं, ऑर्कार्ड बोलते हैं, ऑर्कार्ड्स। फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशन कॉल्ड ऑर्कार्ड्स। जो फ्रूट्स बड़े लेवल पे पैदा किया जाता है उसको हम ऑर्कार्ड्स के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आती है समझने वाली बात, सीज़न के अलावा, ये तो हो गई कि हमको क्रॉप जो हम फार्मिंग किया वो डिवाइड किया सीज़न के बेसिस पे, कि विंटर में अलग होगा और समर में अलग होगा। अब हम जब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि सीज़न के अलावा सॉइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ करने के लिए, और एक पार्टिकुलर प्लांट एक पार्टिकुलर सॉइल पे ही ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। तो क्वालिटी ऑफ सॉइल का जानना ज़रूरी है कि किस जगह पे कौन सा खेती हम कर सकते हैं, है ना। तो ये इसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। हम जानते हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है, अगर हम सिर्फ एग्जांपल ले लें, अपने भारत का ही एग्जांपल ले लें, तो भारत बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ना। अलग अलग टाइप की जगह हैं, और हर जगह का जो सॉइल है वो अलग अलग है ना। तो इसलिए जहाँ गेहूँ, आपने सुना होगा कि कहीं पे किसी स्टेट में गेहूँ की पैदावार बहुत होती है, जैसे पंजाब में क्या है, गेहूँ की पैदावार बहुत होती है। क्यों भाई? तो वहाँ का जो सॉइल है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो उसको सपोर्ट करता है। उसी तरह आपने सुना होगा कि चावल की जो खेती है वो एक पार्टिकुलर एरिया में हिंदुस्तान की होती है। क्यों भाई? तो वहाँ पे भी उसको सॉइल उसको सपोर्ट करता है और वहाँ का एनवायरनमेंट जो है उसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस एनवायरनमेंट में और इंडिया के किस स्टेट में कौन सा फसल ज़्यादा बेहतर उगाया जाता है। ठीक है, तो पहला देख देंगे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें देखिए फर्स्ट, इसमें देखते हैं हम ये वाला पार्ट। ठीक है,
राइस ग्रोज बेस्ट इन द क्लेई सॉइल, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। राइस का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में ज़्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है और उत्तर प्रदेश में होता है। क्यों? कि राइस के लिए जो बेस्ट सॉइल चाहिए वो क्लेई सॉइल चाहिए, और ये क्लेई सॉइल कहाँ मिलता है हमको? वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में मिलता है। होता तो बिहार में भी है, होता तो और स्टेट में भी है, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है क्योंकि वहाँ का कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है। दूसरा ये जूट, जूट की खेती होती है, तो जूट की खेती भी क्ले सॉइल में होती है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। क्यों? कि वहाँ क्ले सॉइल हमने पहले देखा कि क्ले सॉइल में राइस भी होता है, तो राइस के लिए भी वेस्ट बंगाल जाना जाता है, और ये आपको जूट की खेती के लिए भी वो जाना जाता है। तीसरा है व्हीट, व्हीट ग्रो बेस्ट इन द सैंडी सॉइल। व्हीट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? जहाँ पे सॉइल सैंडी होता है, यानी थोड़ा सा बालू का टाइप का होता है। तो उसका एग्जाम्पल है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पंजाब में ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्वार एंड बाजरा। ज्वार एंड बाजरा ग्रो बेस्ट इन द सैंडी सॉइल, ये भी सैंडी सॉइल में ही होता है, लेकिन इसको प्रोड्यूस करने वाला ज़्यादा स्टेट कौन है? राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये आपके जीके का भी क्वेश्चन का काम करेगा, ये जीके में भी ये चीज़ क्वेश्चन ऑथराइज होता है कि कौन सी खेती कहाँ ज़्यादा होती है ना, तो इसको आप याद कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है कोकोनट। कोकोनट ग्रो सबसे ज़्यादा कहाँ करता है? सैंडी सॉइल में। सी कोस्ट होता है ना, जहाँ पे समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है। जैसे आपको कोस्टल एरिया जो है, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, इस सब जगह पे जो है ज़्यादा खेती होती है कोकोनट की। इवन की वेस्ट बंगाल में भी, जहाँ पे समंदर का कोस्ट होता है वहाँ पे। ठीक है। तो ये स्टेट का नाम तो नहीं दिया गया है यहाँ पर, लेकिन सी कोस्ट एरिया में ज़्यादा होता है। आपको जानकारी तो ये बता दें कि सी कोस्ट ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल में भी है, तो वहाँ पे इसकी खेती ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है टॉपिक कॉटन। कॉटन ग्रो कहाँ करता है? कॉटन ग्रो करने के लिए जो उसको सॉइल चाहिए वो ब्लैक सॉइल चाहिए, रिच ब्लैक सॉइल, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। तो कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है टी, चाय हम पीते हैं, ये कहाँ होता है? ये जो है इसकी खेती जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, और हिली एरिया में होता है। मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए और हिली एरिया में ज़्यादा होता है, जैसे कि असम, नीलगिरी, दार्जिलिंग। हम लोग जानते हैं कि चाय के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? असम है और दार्जिलिंग है, नीलगिरी भी है। ठीक है। अच्छा, मेजी जो रहता है, मेजी ये ग्रो कहाँ करता है? ये बेस्ट ग्रो करता है ड्राई सॉइल में, और हिल्स पे भी और प्लेन पे भी। जहाँ पे पहाड़ी होगा वहाँ भी, और प्लेन जहाँ पे होगा वहाँ भी होगा, लेकिन सॉइल का कंडीशन जो है वो ड्राई होना चाहिए, जैसे कि राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा ड्राई ऑयल कहाँ होता है? सॉइल कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा ड्राई सॉइल आपको राजस्थान में मिलता है, इसलिए कि वहाँ बारिश कम होती है रेगिस्तान होने की वजह से, है ना। तो ये होगी आपका किस स्टेट में हमारे कौन सा फसल होता है, इस बात की जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट्स को हम देखते हैं। खेती से ही रिलेटेड है, कल्टीवेशन से रिलेटेड है ये, इसको हम पढ़ते हैं। क्या है? फार्मर टेक ग्रेट पेन टू गेट वेल यील्डिंग क्रॉप। फार्मर को अच्छी खेती करने के लिए, अच्छा पैदावार लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसे बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है ना। वो किस किस चीज़ से सफ़र करते हैं? आप जानते हैं कि खुले हुए खेत में गर्मियों में जब खेती होती है तो कितना गर्मी होता है, उस गर्मी को वो सर्वाइव करते हैं। ठंडे में अगर खेती होती है तो कितना ठंडक होता है, ठंडे में खेती करने के लिए उनको ठंडक से सर्वाइव करना होता है, उसके बाद वो खेती कर पाते हैं, और हम और आपके लिए खाने के लिए फूड मिलता है।
उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि हम तक ये खाना पहुंच पाता है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि फार्मर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, खेती करने का प्रोसेस क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले फार्मर क्या करता है, अपने खेत को प्लॉ करता है, यानी खेत को जोतता है, ठीक है। और उससे प्लॉ करने से क्या होता है कि मिट्टी जो है, सॉइल, वो लूज हो जाता है और पोरस हो जाता है, जिससे कि हवा का आना जाना अंदर इजीली होने लगता है, पानी का, ठीक है। दूसरे फेज में क्या करता है, जब प्लॉ करने के बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एडेड टू इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। दूसरे फेज में क्या करता है कि खाद को और फर्टिलाइजर को उसमें मिट्टी में मिलाया जाता है। मिट्टी को लूज कर लेने के बाद, सॉइल को लूज करने के बाद क्या करते हैं, उसमें खाद को मिलाते हैं और फर्टिलाइजर को मिक्स करके पूरी मिट्टी को तैयार करते हैं, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, खाद। खाद जो है वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनिमल और प्लांट का। खाद इज द मैन्योर इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट। मैन्योर को यानी खाद को यूज करना ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा सेफ है इन रिस्पेक्ट टू केमिकल फर्टिलाइज़र, ठीक है। इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह खाद को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। हेल्दी सीड आर सेलेक्टेड एंड सोन फॉर ए हेल्दी क्रॉप। उसके बाद किसान क्या करता है कि जो सीड बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, जिस फसल को उसे बोना है, उसमें जो बीज को बोना है उस बीज की क्वालिटी चेक करता है, और जो हेल्दी बीज होता है, सीड होता है, उसको वो उसमें क्या करता है, खेतों में अपने डालता है, ठीक है, यानी बोया जाता है। उसके बाद वो फसल क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, प्लांट का फॉर्म लेता है ना। द ग्रोइंग क्रॉप्स आर इरिगेटेड रेगुलरली, यानी जो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है उसमें वो पानी डालने लगता है, डालना पड़ता है। हर उसका टाइम बना होता है, टाइम पीरियड पे उस पर पानी डालना पड़ता है रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड उस पर स्प्रे किया जाता है। पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, बहुत सारे उस पर कीड़ा लग जाता है कई बार फसल में, है ना, इंसेक्ट लग जाता है, तो उससे बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है ताकि फसल बर्बाद नहीं हो, खराब नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, पेज में देखते हैं, ये लास्ट पेज है आपका। फार्मर्स प्रोटेक्ट क्रॉप्स। फार्मर अपने क्रॉप्स की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। पुटिंग अप ए फेंस अराउंड द फील्ड टू कीप ग्रेजिंग एनिमल लाइक काव, गोट इटीसी अवे फ्रॉम द क्रॉप। खेत के चारों तरफ जहाँ पे जानवर के जाने का चांस नहीं होता है, दूर दूर में जहाँ पर होता है खेती, वहाँ पे तो इस तरह की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे शहर से या गांव से सटा हुआ खेती होता है ना, खेत होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं किसान, उस खेत के चारों तरफ जो है वो बांस से या इस तरह से जाली बना करके खड़ा कर देते हैं, ताकि एनिमल जो है वो उस खेत में जा करके उसकी फसल को बर्बाद ना करे, है ना। तो फेंस को लगा दिया जाता है। उसके बाद दूसरा तरीका यह है यूजिंग स्केयर काउ टू स्केयर अवे बर्ड। आपने देखा होगा कई बार खेतों में एक इंसान जैसा पुतला बना करके खड़ा कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्केयर काउ, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो अनवांटेड बर्ड्स हैं वो खेतों में नहीं आते हैं, उसे लगता है कि वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो अनवांटेड बर्ड खेत से दूर रहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है तरीका कि यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड टू कीप इंसेक्ट एंड पेस्ट अवे। इंसेक्ट, जैसा कि हम पहले भी बताया कि इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड का भी यूज़ करते हैं कीड़ा को भगाने के लिए, है ना। आफ्टर द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, जब क्रॉप हार्वेस्ट हो चुका होता है तो कुछ हार्वेस्टेड क्रॉप को मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए, और बचे हुए क्रॉप्स को सील कंटेनर में बंद करके रख दिया जाता है ताकि उसमें वो मॉइस्चर न लगे, क्योंकि मॉइस्चर लग जाएगा अगर फसल में तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, कीड़ा लग जाता है।
ये रहा आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये मुकम्मल हो गया। अब ये 3 क्लास टोटल लगा इसको ख़त्म करने में। 3 क्लास में आपका थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो गया। अब आता है इसमें क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर तो है आपका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप प्रॉपर वे में इस वीडियो को देखेंगे, तीनों पोर्शन को, तीनों वीडियो को बढ़िया से पढ़ेंगे और सुनेंगे, तो ये तीनों पार्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन कि आपको डी और ई पार्ट जो है 1 और 2 सेंटेंस आंसर और आंसर इन डिटेल, ये भी आप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आप इसको करने की, और अगर नहीं होगा तो हमें व्हाट्सअप करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बना करके भेजूंगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।